how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 9th chapter of class 7th, which is about respiration in organism. So today, student, we have to discuss another important process which occurs in all the living organism, that is respiration. Okay? So let's begin our chapter. See. We eat food to build and maintain our body and to get energy for carrying out life activities. Observe the images of activities given below and number them in increasing order based on the level of energy required to carry out each activity, that is running, reading, sleeping, swimming, lifting weight. तो ये सभी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनको कैरी करने के लिए आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. सो अगर मैं इन सभी एक्टिविटीज़ को अरेंज करूँ कि इनको अगर अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किस में चाहिए फिर उससे ज़्यादा, ठीक है. सो क्या होगा कि यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन वी एक्सरसाइज और रन फास्ट वी स्टार्ट ब्रीदिंग फास्टर. Why does running or exercising makes a person breathe faster? To answer this question, we must first know why we breathe. Breathing is a part of the process called respiration. In this chapter, we will learn about respiration and the organs involved in carrying out respiration in living ऑर्गेनिज्म. सो आपने देखा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो फास्टली, ठीक है, तो आप बहुत ही हैवीली और बहुत फास्टली ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हो. तो ये एक पर्सन इतनी फास्टली कब ब्रीथ करता है, क्यों ब्रीथ करता है, इसको समझने के पहले हमें रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. दे आर नॉट द सेम प्रोसेस. ब्रीथिंग इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द large or the broad process which is known as respiration. respiration एक बड़ा process होता है जिसका छोटा सा पार्ट है breathing. ठीक है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना होगा, तब हमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी. तो नाउ फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ respiration. ठीक है, सी, respiration is a key feature of life and is carried out by all living organisms. It involves exchange of gases between the organism and the external environment. Respiration is the process of taking in oxygen, using it in oxidation of glucose to release energy in the body cells and eliminating waste products like carbon dioxide and water from the body. It is classified as external and internal respiration. तो respiration हमारी लाइफ का एक बहुत ही important feature है जो कि almost सभी living organisms में कैरी किया जाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्चुअली में जब आप अपने एनवायरनमेंट में से सबसे पहले क्या करते हो, एयर को इनहेल करते हो, उसमें से ऑक्सीजन को फिल्टर आउट किया जाता है, उस ऑक्सीजन को क्या ग्लूकोज से ट्रांसपोर्ट करके ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, बर्न किया जाता है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी को क्या किया जाता है फिर वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए जो हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, और जो बचा हुआ जो वेस्ट है अब उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन आपका दो टाइप का हो सकता है, एक होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है, सो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हम लोग अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, ये सब भी आपका रेस्पिरेशन के थ्रू होता है. सो सबसे पहले ब्रीदिंग, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. वो प्रोसेस जहाँ पे पहले आप एक ऐसी एयर को इनहेल करते हो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ज़्यादा, उसको इनहेल करना, फिर ऐसी एयर को एक्सहेल करना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा प्रेजेंट होती है. सिर्फ इतने ही प्रोसेस को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहते हैं. यानी कि एयर को इनहेल करना सो दैट ऑक्सीजन अंदर जाए, फिर एयर को एक्सहेल करना जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए. इतना सिर्फ प्रोसेस है जिसको ब्रीदिंग कहा जाता है या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. नाउ नेक्स्ट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. दूसरा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है. इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ द एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड देयर बाय रिलीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर और इंटरनल रेस्पिरेशन. दिस होल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सेल. अब वो प्रोसेस जब आपने क्या करा, एयर को इनहेल करा, उस एयर में से ऑक्सीजन को आपने एब्जॉर्ब कर लिया और फिर उस ऑक्सीजन से क्या किया जा रहा है, फूड जो आपने खाया था उसको डाइजेस्ट किया जा रहा है या फिर बर्न किया जा रहा है. बर्न करके उसमें से
से एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये पूरा का प्रोसेस जो तो पूरा प्रोसेस है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन का या सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, ये आपके सेल्स में होता है। ठीक है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है जो हमारे ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट है वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे रिएक्शन को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो एक्चुअल में क्या होता है, C6H12O6 विच इज ग्लूकोज या शुगर जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके साथ क्या कंबाइन होगी, ऑक्सीजन, जो कि अभी हमने किसके थ्रू, आपके ब्रीदिंग के थ्रू इनहेल करी है। ये कंबाइन होने के बाद ये क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा ग्लूकोज या बर्न होगा। बर्न होने के बाद इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट है, हम एक्सक्रीट कर देंगे। नेक्स्ट इज वाटर जो कि हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है और जो एक्सेस वाटर होता है उसको हम यूरिन के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में रिमूव भी कर देते हैं। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है। सो ऑक्सीजन का किस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू, इस बेसिस पर रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन present in the air to release energy. In this process, glucose formed due to the digestion of food combines with the inhaled oxygen, which then breaks down into carbon dioxide, water and release energy. It takes place in almost all the animals. So aerobic respiration क्या है, एक ऐसा respiration जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है with the complete presence of oxygen, यानी कि ऑक्सीजन के complete presence में जब आपके ग्लूकोज का, शुगर का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, तब जाके उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। नेक्स्ट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये भी एक रेस्पिरेशन प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है फूड में से, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, सो यानी कि इस प्रोसेस में ग्लूकोज पहले किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, जिससे क्या होता है, एनर्जी सिर्फ बहुत ही कम रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज नहीं होती है। ठीक है, ऐसे रेस्पिरेशन जो होते हैं वो कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जैसे कि ईस्ट में, बैक्टीरियाज में, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एनएरोब्स बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल क्या है, मेल एंड प्रोडक्ट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, चलो, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो फिर केमिकल इक्वेशन एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कुछ इस तरीके से है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, और एनर्जी काफ़ी लेस क्वांटिटी में बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ anaerobic respiration. So now they have given the some difference point between aerobic and anaerobic respiration. So aerobic respiration होता है in the presence of oxygen and anaerobic होता है in the absence of oxygen. एरोबिक में ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एनएरोबिक में ग्लूकोज इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है, जिसकी वजह से इसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एरोबिक में एनर्जी ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होती है, एनएरोबिक में जो एनर्जी है दैट इज रिलीज इन स्मॉल अमाउंट। ठीक, चलो नाउ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे चलता है, वी हैव टू डिस्कस। सो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ऑर्गन्स का, और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स गिवन है, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 द एयरवे, द लंग्स और जो मसल्स है रेस्पिरेशन की वो। ठीक है, एयरवे में आपके कुछ पार्ट आते हैं जैसे कि नोज, माउथ, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सभी क्या करते हैं, एयर को कैरी करते हैं लंग से आपके बॉडी के एक्सटीरियर पार्ट तक। ठीक है, चलो लंग क्या काम करता है, लंग हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है।
ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इसी के थ्रू पास होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से बाहर आती है वो भी लंग्स के थ्रू ही आती है। फाइनली फिर जो रेस्पिरेशन की जो मसल्स हैं इंक्लूडिंग डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि डायफ्राम भी इसी के अंदर आता है, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होती हैं, ये कंबाइनली वर्क करती हैं और एयर को पंप करती हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर लंग्स के अंदर जाना, लंग्स से बाहर आना, वो इन्हीं मसल्स के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, चलो सी दे हैव गिवन द पिक्चर ऑल्सो ऑफ द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन नेजल कैविटी है, फिर यहाँ पे फेरिंग्स होता है, नीचे लेरिंग्स होता है, ये पूरा जो विंड पाइप इसको ट्रैकिया बोलते हो। फिर लंग्स में एयर एंटर करती है, लंग्स के ही पार्ट होते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, एल्विलॉय, ये सारे लंग्स के अंदर ही होते हैं। आपके पास दो होते हैं लंग्स, अ पेयर ऑफ लंग्स। नीचे क्या होते हैं, एक मस्क्यूलर होता है, एक जिसको आप डायफ्राम बोलते हो। ये पूरा आपका क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, चलो so now we have to discuss these organs of respiratory system one by one, among which the number one is nostrils and nasal cavity. nostrils और nasal cavity यानी कि वो पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिसके थ्रू एयर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, सो नोस्ट्रल्स या नेजल कैविटी जो है हमारा मेन एक्सटर्नल ओपनिंग है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सबसे पहला सेक्शन होता है हमारे रेस्पिरेशन का, है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक का पूरा, जिसके थ्रू एयर मूव करती है। द एयर दैट एंटर्स इन द नोस्ट्रल इज फिल्टर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स बाय द हेयर प्रेजेंट ऑन द इनसाइड लाइनिंग ऑफ द नोज। In nostrils, the inhaled air is moistened by a slimy substance called mucus. The blood circulating in the inner lining of the nose warms the inhaled air. This air is then passed from nostrils into the nasal cavity. ठीक है, so जो air हम लोग अपनी नोज के थ्रू एंटर करती है, जो हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, वो क्या करना पड़ता है, पहले उसको नोस्ट्रल्स के थ्रू एंटर करी, अंदर जाकर वो फिल्टर होती है। कैसे फिल्टर होती है, हमारे नोज के अंदर कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नेजल हेयर कहते हैं। उनके अंदर क्या होता है, उसके थ्रू जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स होते हैं वो फिल्टर आउट होते हैं। ठीक है, फिर जाके क्या होता है, नोस्ट्रल्स के अंदर ही जो इनहेल्ड एयर है वो क्या मॉइस्ट करी जाती है। एक स्लाइमी सा सब्सटेंस भी हमारी नोज में प्रेजेंट होता है, इसको म्यूकस कहते हो, जिसके थ्रू वो इनहेल्ड एयर क्या होती है आपकी मॉइस्ट करी जाती है। फिर जो ब्लड सर्कुलेटिंग वेसल्स होती है हमारी नोस्ट्रल्स में, है ना, वो क्या करती हैं, हमारी इनहेल एयर को वार्म करती हैं, तब जाके वो जो एयर है वो हमारे फिर नोस्ट्रल से नेजल कैविटी में एंटर करती हैं। फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, द एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी रीचेस द फेरिंग्स। नेजल कैविटी से फिर एयर आती है फेरिंग्स वाले पार्ट में। फेरिंग्स क्या है, एक फनल है मसल्स का जो आपके रेस्पिरेटरी ओपनिंग से एसोफेगस और लेरिंग्स तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, फेरिंग्स यूज किया जाता है क्या, फॉर स्वेलिंग ऑफ फूड एज वेल एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और फूड को स्वेलो दोनों ही करने के लिए फेरिंग्स का यूज़ किया जाता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है, दोनों का ही, ब्रीदिंग वाले पाइप का यानी कि आपके ट्रैकिया और जो आपका फूड पाइप होता है दैट इज एसोफेगस, उन दोनों का ही एक ही क्लोजिंग लिड होता है विच इज़ नोन एज एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का काम होता है इस चीज़ को इंश्योर करना कि जो एयर है वो कहाँ पास करे, ट्रैकिया में पास करे, और फूड कहाँ पास करे, एसोफेगस में पास करे। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही एक कॉमन लिड है विच इज नोन एज एपिग्लॉटिस। ठीक, चलो नाउ द एयर रीचेस टू लेरिंग्स। अब लेरिंग्स में क्या है, लेरिंग्स से जो एयर है वो आपके फेरिंग्स से एयर एंटर करती है लेरिंग्स में, जिसको आप कॉमनली वॉइस बॉक्स कहते हो। ठीक है, लेरिंग्स किसका पार्ट है, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जो ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसका पार्ट होता है, जिसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो एयर के लिए पैसेज प्रोवाइड करना सो दैट एयर एंटर कर सके हमारे लंग्स में, प्लस जो वोकलाइजेशन है, जो आप साउंड प्रोड्यूस करते हो, उसका सोर्स भी क्या है, हमारा लेरिंग्स होता है, दैट इज वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट इज ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ठीक है, चलो अब उसके बाद जो एयर है वो आपके लेरिंग्स वाले पार्ट से कहाँ पहुँचेगी, ट्रैकिया या विंड पाइप जिसे आप बोलते हो वहाँ पर। फिर ट्रैकिया किसका बना है, मसल्स का बना है, काफ़ी इलास्टिक फाइबर्स से मिलकर बना होता है, और इसमें क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं किसके, कार्टिलेजेस के। ठीक है, ट्रैकिया क्या होता है, अपने टर्मिनेटिंग पॉइंट में जाके, बिल्कुल एंड पॉइंट में जाके डिवाइड हो जाता है दो ट्यूब्स में, जिसको आप ब्रोंकाई कहते हो। ये ब्रोंकाई आपके लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। फिर लंग्स के अंदर जाके एक ब्रोंकाई
ब्रोंकस आपका फर्दर डिवाइड होता है छोटी छोटी ब्रांचेस में जिनको ब्रोंक्योल्स बोला जाता है। फिर ब्रोंक्योल्स टर्मिनेट होते हैं यानी कि उनके एंडिंग पॉइंट पे छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिनको एल्वेलॉय कहते हैं। एल्वेलॉय क्या करते हैं, एक बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जो कि यूजफुल होता है गैसियस एक्सचेंज का, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बीच का जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एल्वेलॉय के लिए होता है। एल्वेलॉय की वजह से ही होता है। एल्वेलॉय सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। जो एल्वेलॉय की वॉल्स होती है काफ़ी थिन और मॉइस्ट होती हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है, बहुत सारी डेंस नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का जो कि इन एल्वेलॉय से कनेक्टेड होता है। सी ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या होगा, डिवाइड होगा दो ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई फिर हर एक ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स में होगा। फिर ब्रोंक्योल्स के अंदर से छोटे छोटे आप देखो क्या एयर सैक्स जिनको आप एल्वेलॉय बोलते हो, ठीक है। चलो अब एयर आपके एंटर कर गई लंग्स में। सो जो मेन ऑर्गन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो आपके लंग्स होते हैं। लंग्स स्पॉन्जी होते हैं। एयर फिल्ड ऑर्गन्स है जो हमारी चेस्ट कैविटी के दोनों ही साइड पे होते हैं। ये आपके रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं और सपोर्टेड होते हैं नीचे से, जो किसके थ्रू, एक बड़ी सी फ्लैट मसल होती है लंग्स के नीचे, है ना, चेस्ट कैविटी के फ्लोर पर, जिसको आप डायफ्राग्राम बोलते हो, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हमारे लंग का सबसे पहला और प्राइमरी फंक्शन है जिसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना, जो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट थी उस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना ब्लड स्ट्रीम में, और जो उस ब्लड स्ट्रीम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रांसफ़र करना आपके एयर में, ठीक है। चलो नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पूरा ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसे चलता है, कैसे ब्रीदिंग हम लोग करते हैं इनरली, वो अब हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले इनहेलेशन होता है। इनहेलेशन उनके टाइम पे क्या होता है कि डायफ्राग्राम आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड मूव्स डाउन, नीचे की तरफ चले जाएंगे। रिब केज मूव्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एक्सपेंड। रिब केज आपका ऊपर की तरफ मूव करते हैं और बाहर की तरफ खुल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, जिससे चेस्ट कैविटी के अंदर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उसके अंदर प्रेशर एयर फिल हो सके, ठीक है ना। सो चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है और जो अंदर प्रेशर है वो आपका कम हो जाता है। सो जब लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो बाहर से जो एयर है वो लंग्स के अंदर चली जाती है, ठीक है। फिर एक्सहेलेशन में जस्ट ऑपोजिट होता है। जब आप एयर एक्सहेल करते हो तो डायफ्राग्राम आपका रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक तो नीचे थे, अब वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे वापस, ठीक है, यानी कि अपनी ओरिजिनल जो उनकी शेप थी डोम शेप, ऐसी नॉर्मल शेप में वो आ जाएंगे। रिब केज अपनी क्या नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, जिससे चेस्ट कैविटी के अंदर जो वॉल्यूम था वो कम हो जाएगा, है ना। और जैसे वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर था वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने से जो एयर अंदर भरी हुई थी वो क्या हो जाएगी, बाहर एक्सपेल्ड आउट जाएगी। सो इस तरीके से ब्रीदिंग मैकेनिज्म हमारे अंदर चलता है। तो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल इन अ मिनट इज सम एज अ ब्रीदिंग रेट, ठीक है। एक पर्सन कितने एक मिनट के अंदर कितने टाइम्स ब्रीथ करता है, यानी कि एयर को इनहेल और एक्सहेल करता है, उसको आप ब्रीदिंग रेट कहते हो। जब आप बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हो, ब्रिस्क वॉकिंग, तब आपका ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है ना। तो ब्रीदिंग रेट डिफर्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज एंड ऑल्सो विद द डिफरेंस इन द एज ऑफ इंडिविजुअल। द एवरेज ब्रीदिंग रेट फॉर हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट इज 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। अब ब्रीदिंग रेट बेटा डिफर करता है, हमेशा सेम नहीं रहता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो और कोई भी पर्सन की एज क्या है, उस अकॉर्डिंग ब्रीदिंग रेट डिफर करता है। लेकिन अगर एवरेज ब्रीदिंग रेट की बात करी जाए एक हेल्दी एडल्ट पर्सन की जो कि रेस्ट पोजीशन में बैठा हुआ है, उसकी कितनी होगी, एक मिनट में 12 to 20 टाइम्स वो ब्रीथ करता है, ठीक है। लेकिन when a person breathes faster, more oxygen supplied to oneself, they speed up the breakdown of food, releasing more energy. जब आप बहुत फास्टली ब्रीथ करोगे उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे सेल्स तक, यानी कि सेल्स में जो फूड है, ग्लूकोज है, वो जल्दी जल्दी बर्न होगा, ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, एनर्जी ज़्यादा बनेगी। और एनर्जी ज़्यादा क्यों बन रही है, क्योंकि ब्रेकडाउन जो है फूड का वो इंक्रीज हो चुका है। इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेशन बढ़ जाता है। नाउ वी हैव गिवन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शन। जैसे कि नेजल कैविटी थी, नेजल कैविटी क्या करती है, एयर को फिल्टर करती है सो दैट कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर ना करें। नेक्स्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया को आप विंड पाइप भी कहते हो, जो कि एयर के मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, ट्रैकिया जाके डिवाइड होता है और दोनों ही एंड्स में ऐसे जाके लंग्स में जाके एंटर करता है।
फिर लंग्स आपके क्या है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। लंग्स के अंदर ब्रोंकाई क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, और फिर उनके एंड्स पे क्या होते हैं, एयर सैक्स प्रेजेंट होता है, विच इज नोन एज एल्वेलॉय। नेक्स्ट इज एल्वेलॉय, ये क्या है, थिन टिनी एयर सैक्स हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज रिब्स, रिब्स क्या करती हैं, चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में भी हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट इज इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स भी आपका हेल्प करती है इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नेक्स्ट इज डायफ्राग्राम मसल्स, डायफ्राग्राम मसल्स क्या करती हैं, आपकी चेस्ट कैविटी का फ्लोर बनाती हैं और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस में ही हेल्पफुल होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, यानी कि जो आप एयर इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, वो किन किन गैसेस से बनी होती है और उनका कितना कितना कंटेंट प्रेजेंट होता है। सो एयर आपको पता है कि ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। सो नॉर्मली जो इन गैसेस का कॉम्पोजिशन है वो कांस्टेंट रहता है एक्सेप्ट वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर को छोड़ दे तो बाकी सारी जो भी गैसेस है उनका जो कंटेंट है या अमाउंट है एयर में वो कांस्टेंट ही रहता है। सो जैसे कि अगर बात करी जाए, ये है इनहेल्ड एयर, ये है एक्सहेल्ड एयर। सो इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन कितना 20.9% प्रेजेंट होती है और एक्सहेल्ड में सिर्फ 16%। कार्बन डाइऑक्साइड में इनहेल्ड एयर जो आप करते हो, इनहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% प्रेजेंट होती है, जबकि एक्सहेल्ड में 4%। वाटर वेपर इनहेल्ड एयर में वेरिएबल है, यानी कि हमेशा कांस्टेंट रहे ऐसा नहीं होता है। एक्सहेल्ड एयर में भी वेरिएबल होता है, लेकिन इनहेल्ड एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगा। फिर नाइट्रोजन की बात करी जाए तो इनहेल्ड में 78.1% होता है और एक्सहेल्ड एयर में भी 78.1% ही रहता है, क्योंकि उसका अंदर कोई यूटिलाइजेशन होता नहीं है। ठीक है, चलो नाउ फिजियोलॉजी ऑफ गैस एक्सचेंज। सी, the primary function of the respiratory system is to exchange oxygen and carbon dioxide. Inhaled oxygen enters the lungs, blood, and reaches the alveoli. The amount of oxygen is more in the alveoli than the blood present in the surrounding capillaries. Therefore, the oxygen moves from the air to the blood by diffusion. This inhaled oxygen is absorbed by the red colored pigment in the blood called hemoglobin, which then combines with oxygen to form हीमोग्लोबिन। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, गैसेस का एक्सचेंज करना, है ना, एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी से एनवायरनमेंट में। और उनमें मेन दो गैसेस होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, जो उनको हमको बेसिकली एक्सचेंज करना होता है। सो इनहेल ऑक्सीजन जब हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है, फिर ब्लड में जाती है, ब्लड से हमारे एल्वेलॉय तक जाती है। सो जो ऑक्सीजन के अमाउंट है वो एल्वेलॉय में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू उस ब्लड से जो हमारी सराउंडिंग कैपिलरीज में होता है। इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो एयर से ब्लड में एंटर करती है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो ये इनहेल ऑक्सीजन फिर कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारे ब्लड में जो रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फिर तब जाके ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे लंग्स से वो जाता है हार्ट में। हार्ट में कैसे जाएगा, थ्रू योर ब्लड वेसल्स। फिर हार्ट क्या करेगा, इस ब्लड को पंप करेगा और पंप करके कहाँ कर देगा, सप्लाई टू ऑल द अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ अ कैपिलरी। ठीक है, बॉडी से इन एंड आउट गैसेस का डिफ्यूजन कैसे होता है, तो सिमिलरली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट यानी कि बाहर रिमूव करना पड़ता है बॉडी से। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं पहले कौन, ब्लड कैपिलरीज जो हमारे एल्वेलॉय के सराउंडिंग्स में होती हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में तब ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एयर। सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है ब्लड से टू द एयर एल्वेलॉय के अंदर, और फिर उसको हम अपनी नोज के थ्रू क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स वी हैव डिस्कस, लेकिन जो बाकी एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है वो भी डिस्कस करते हैं। सो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जैसे कि कुछ में स्किन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, कुछ में एयर होल्स होते हैं, कुछ में ट्रैकिया सिस्टम होता है, कुछ में गिल्स है, लंग्स है। दीज आर द डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर द प्रोसेस ऑफ respiration. So first of all we have to discuss about respiration through skin और cell membrane. Skin या cell membrane के थ्रू कैसे respiration होता है। See, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये रिस्पायर करते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है,
जो कि गैसेस के डिफ्यूजन में हेल्प करता है, यानी कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं अपने पूरी के पूरी बॉडी सरफेस के थ्रू, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने पूरे बॉडी सरफेस के थ्रू ही बाहर रिमूव करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स में। ठीक है, फिर अर्थवॉर्म में जो स्किन होती है वो आपकी मॉइस्ट होती है, स्लाइमी होती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है बहुत इजीली परमिट होती है डिफ्यूज होने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है बॉडी के बाहर डिफ्यूज। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रेस्पिरेशन थ्रू एयर होस। एयर होस के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं सच एज कॉकरोच, ग्रास हॉपर, इनमें रेस्पिरेशन होता है ट्रैकिया के थ्रू। ठीक है, ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट ओपन ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी थ्रू टिनी होल्स कॉल्ड स्पाइरेकस, यानी कि इनकी बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं स्पाइरेकस, उनकी एंडिंग से ये छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स ओपन होते हैं। हर एक ट्रैकिया आगे चल के डिवाइड होता है छोटी ट्यूब्यूल्स में, जिनका नेम होता है ट्रैक्यूल्स। ठीक है, और ये ट्रैक्यूल्स क्या होते हैं, हर एक बॉडी पार्ट तक रीच करते हैं। ठीक हो गया। अब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द बॉडी ऑफ दिस इंसेक्ट थ्रू स्पाइरेकस एंड रीचेस ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय पासिंग थ्रू द नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स, दस एवरी सेल गेट्स ऑक्सीजन डायरेक्टली। यानी कि रेस्पिरेशन के थ्रू अब जो एयर है विच इज ऑक्सीजन रिच, ये आपके इन इंसेक्ट्स की बॉडी में एंटर करती है इन्हीं स्पाइरेकस के थ्रू, फिर जाके ये हर एक बॉडी सेल तक जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू, जो ट्रैकिया और जो ट्रैक्यूल्स का नेटवर्क है उसके थ्रू। इस तरीके से हर एक सेल जो है इस इंसेक्ट का, उनको ऑक्सीजन सप्लाई करी जाती है डायरेक्टली। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के थ्रू, उसको फिर बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है सेम तरीके से, यानी कि सेम मैनर बाय द नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूलस। ओके, चले। नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। अब गिल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, सो एग्जाम्पल है फिशेस का। फिशेस में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एक स्पेशल ऑर्गन है गिल्स, जिसके थ्रू होता है। ये किससे बने हैं, बहुत सारे फिलामेंट्स से गिल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये फिलामेंट्स क्या होते हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से सप्लाइड होते हैं। ठीक है, चलो, तो फिश क्या करती है, फिश को जो ऑक्सीजन मिलता है वो वाटर से मिलता है, वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वहीं से ऑक्सीजन वो लोग इनहेल करते हैं। सो रेस्पिरेशन में वाटर क्या होता है, पहले माउथ के थ्रू एंटर करेगा फिशेस में। ठीक है, फिर दिल्स के थ्रू पास करेगा और फिर जाएगा कहाँ, ओपरक्यूलम में। ओपरक्यूलम के थ्रू वो पास आउट होता है। तो जो ब्लड है कैपिलरीज में वो उस एयर के अंदर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी वॉल्स के थ्रू रिलीज कर देता है। नाउ नेक्स्ट है रेस्पिरेशन थ्रू स्किन एंड लंग्स। अब स्किन और लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव कर लेते हैं। तो फ्रॉग एक एम्फीबियन होता है, यानी कि इसमें डुअल मोड चलता है ब्रीदिंग का, यानी कि इनकी जो स्किन है काफ़ी मॉइस्ट और स्लाइमी स्किन होती है, जो कि इनको रिस्पायर करने में हेल्प करती है थ्रू देयर स्किन, जब ये कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं या लैंड पे होते हैं। तो फ्रॉग्स क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं जब वो टेडपोल्स होते हैं, यानी कि जो बेबी फ्रॉग होता है उसको आप टेडपोल्स बोलते हो। उनमें क्या होता है, तब लंग्स का फॉर्मेशन नहीं होता है तो वो अपने गिल्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाते हैं, देन दे स्टार्ट ब्रीदिंग थ्रू देयर लंग्स। ओके, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनके पास भी हाईली डेवलप्ड लंग्स होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स में गैसियस एक्सचेंज कर पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स कन्वर्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। द एनर्जी रिलीज इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। सो रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है। इनके प्लांट्स जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन भी होता है। फिर जो एनर्जी रिलीज करते हैं प्लांट्स, वो यूटिलाइज करी जाती है फॉर द डिफरेंट प्रोसेस, जैसे कि ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन। इन सभी प्रोसेस के लिए उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं जो कि प्लांट्स एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, सो हर एक प्लांट का, हर एक पार्ट जो होता है प्लांट का, जैसे कि लीव, स्टेम, रूट्स, ये अपने लिए इंडिविजुअली रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो थोड़ा सा, उसका जो रेट है रेस्पिरेशन रेट, वो प्लांट्स में कम होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स।
ठीक है। डे टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। नाइट टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है। अब बाय लीव्स कैसे होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसियस एक्सचेंज है लीफ में, वो किसके थ्रू होता है, आपके छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, उसके थ्रू जो एक्सेस वाटर होता है उसको भी रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है। तो ये कहाँ होता है, लीव्स की अंडर साइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा के सराउंडिंग्स में पेयर भी होता है एक सेल्स का जिसको गार्ड सेल्स कहते हैं, जो कि इसको सराउंड करते हैं, स्टोमेटा को, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। और कुछ और भी सब्सिडरी सेल्स होते हैं जिनको स्टोमेटल अपैरेटस कहते हैं। ठीक है। तो स्टोमेटा क्या है, ओपनिंग और जो क्लोजिंग है स्टोमेटा की वो किसके थ्रू होती है, दो बीन शेप्ड सेल होते हैं जिनका नेम है गार्ड सेल्स। इनके थ्रू क्या होता है, आपके स्टोमेटा ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं। ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कितना मॉइस्चर और सनलाइट प्रेजेंट है। तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है बिटवीन द लीव्स एंड डाउनस्ट्रीम एनवायरनमेंट, वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। फिर बात करते हैं स्टेम्स की, तो प्लांट्स में क्या स्टेम्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। तो प्लांट्स जिनकी काफ़ी हार्ड और वुडी स्टेम होती हैं, है ना, मैच्योर रूट्स होती हैं, उनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। लेंटिसेल्स क्या है, लूजली पैक्ड डेड सेल, डेड सेल्स होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, जो कि एज स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होंगे, कहाँ पे, उन वुडी प्लांट्स की बार्क साइड पे, या फिर उनकी जो ओल्ड पुरानी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वहाँ पे लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू इनका गैसियस एक्सचेंज होता है। नाउ द लास्ट इज रूट्स। रूट्स के थ्रू कैसे होता है, सो प्लांट्स में रेस्पिरेशन रूट्स के थ्रू भी होता है, यानी कि सॉइल में जो ऑक्सीजनेटेड एयर होती है, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है किसमें, सॉइल के पार्टिकल्स में जो एयर स्पेसेस होते हैं वहाँ ऑक्सीजनेटेड एयर प्रेजेंट होती है। सो इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जो रूट्स के हेयर होते हैं सॉइल के अंदर, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। फिर इस ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, रूट्स इंस्पिरेशन के थ्रू बाकी जो भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं वहाँ तक सप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, जो कि डिफ्यूज्ड आउट होती है बाय द रूट्स, है ना, by the root hair. So overwatering of potting plants should be avoided as water molecules displace the air spaces in the soil. In this case roots cannot breathe and this affects the growth of plant. यानी कि जो potted plants है ना, उनमें over watering यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो water के molecules होते हैं वो soil के अंदर जो air spaces है उनमें जाके fill up हो जाते हैं, उनको displace कर देते हैं, जिसकी वजह से जो roots होती हैं उनको air की supply नहीं मिल पाती और वो properly breathe नहीं कर पाते, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ पर क्या एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। ठीक है। चलो, सो ये कुछ आपके क्या थे, मेथड्स थे, वेज थे बाय विच द प्लांट रेस्पायर, एंड हियर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप द चैप्टर वाज वेरी क्लियर टू यू। विल मीट यू वेरी सून। टिल देन टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।